नमस्कार, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप देख रहे हैं तलाश टीवी। गढ़वा में जो है चुनाव का माहौल पूरी तरह से बन चुका है और गढ़वा का जो सीट है जो नगर पंचायत का नगर परिषद का वह पहले जो महिलाओं के आरक्षित था अब वह जनरल हो गया है। यही कारण है कि जो पहले से यहाँ पर प्रत्याशी थी पिंकी केसरी जो महिला थी वो चुनाव जीत करके पिछले 10 सालों से लगातार यहाँ पर वो अध्यक्षा के रूप में रही हैं। लेकिन चूंकि अब जनरल हो गया है तो अब क्या उनके पति जो है संतोष केसरी वो चुनाव लड़ेंगे या कि पिंकी केसरी खुद लड़ेंगी, उन बातों की परिचर्चा करने के साथ साथ गढ़वा के विकास को लेकर के क्या कुछ वो किए थे और क्या आगे करने का उनका विचार है, कुछ इसी तरह की चर्चा करने के लिए हम उनको अपने स्टूडियो में बुलाए हैं। संतोष सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार। हाँ, माहौल तो बन चुका है, कैसा अभी देखने को मिल रहा है आपको? अपना साथ तरफ घूम रहे हैं, पहले तो ये बताइए फिर आगे चर्चा करते हैं। देखिए, जहाँ तक घूमने का बात है तो मुझे तो लगता ही नहीं है कि मैं आज कोई नया घूम रहा हूँ। शुक्ला जेठ भरला भादो, अच्छा, पूरा शहर बताएगा। अब 10 सालों से नगर परिषद का प्रतिनिधि के रूप में हमने काम किया। 2 साल में चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष भी था। उसके बाद अभी 3 साल से चुनाव नहीं हुआ है, लेकिन गढ़वा की जनता को एहसास नहीं होने दिया है कि नगर परिषद का चुनाव नहीं हुआ है। हम लोग पहले कार्यपालक पदाधिकारी से मिलकर जो भी गढ़वा की जनता की समस्याओं को था उसका मैं समाधान निकालने का पूरी कोशिश किया। और देखिए, जहाँ तक घूमने की बात है तो उसके लिए घूमना होता है जो नए नए लोग अभी एंट्री किए हैं, तो उसके लिए अथी है। और मैंने कोई टेंशन नहीं है। हम तो सुबह 6 बजे निकल जाते हैं, रात्रि कब आना जाना होता है, जहाँ मन तहाँ खा लेते हैं। जिसके घर गए, जिसके दुकान में गए, जो खिला दिया बस खा लिए, बस जनता की सेवा में। अच्छा, पहले जैसे जिस वक्त अध्यक्षा अपने पद पे थी आपकी वाइफ जो थी, और अब जब 3 साल से जो चुनाव नहीं हुआ जिसके चलते आपको कोई परेशानी हुआ लोगों का सेवा करने में, या जो नगर पंचायत का वो लेवल दिखाई नहीं दिया बीच में जो होना चाहिए था, तो उसमें आप कैसे सामंजस्य स्थापित किए? सरकार के द्वारा बोर्ड को सस्पेंड कर दिया गया है। हाँ, संवैधानिक तौर पर देखा जाए हाँ, तो जो कार्यकाल था जो 28/4/2023 को खत्म हुआ, वो कार्यकाल के बाद जो इधर का जो कार्यकाल रहा तो बोर्ड सस्पेंड हो गया। लेकिन सरकार के द्वारा इतना एक लेटर दिया गया था कि जैसे जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, पेंशन का जो भी है, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, जितना तरह का है, पासपोर्ट किसी को बनाना है, किसी को बाहर जाना है, विदेश जाना है, इस तरह का जितना भी हस्ताक्षर करना था वो वार्ड पार्षद, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष को ही करना है। अथॉरिटी उन्हीं को था। मतलब रूटीन वर्क जो हो गया, सफाई है, कहीं पेपर खराब है, कहीं कुछ है, इस तरह का कार्य, कहीं किसी बेटी का शादी है तो भाई उसका दरवाजा सफाई कराना है, कहीं मरनी जीनी हो गया, कहीं सुख दुख है, कहीं भजन कीर्तन है, कहीं मीटिंग है, तो जहां से भी सूचना मिलती है तो ये रूटीन वर्क हम लोग देख रेख 3 साल से कर रहे हैं। लेकिन जहां तक विकास कार्य की बात है तो वो बोर्ड सस्पेंड है, और उस बीच में जो भी पैसा अगर गवर्नमेंट भेज रही है तो उसको डायरेक्ट कार्यपालक पदाधिकारी वो हैंडल किए उस चीज को। अच्छा, चलिए, अब सबसे मेन मुद्दा जिसको लेकर के हम आज चर्चा करना चाह रहे थे, पहले जो महिलाओं का सीट था अब तो हो गया भाई कोई पुरुष लड़ सकते हैं, जनरल से भी कोई लड़ सकते हैं, तो क्या ये समझा जाए कि अब पिंकी केसरी नहीं आकर के अब संतोष केसरी आएंगे? देखिए, अभी तक इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है, घर में नहीं हुई है। घर में नहीं हुई है। और मैं तो चाहूंगा कि भाई पिंकी केसरी ही चुनाव लड़े, क्योंकि 10 साल वो जनता के सेवा की हैं, और जैसा जनता का मांग रहता है कि भाई पिंकी केसरी बहुत ही साफ सुथरा, सभ्य, शांत स्वभाव की महिला हैं, तो पिंकी केसरी को मतलब ये समझा जाए कि कहने का मतलब है कि अगर पिंकी केसरी चाहेंगे कि चुनाव लड़ना है तो संतोष केसरी बीच में नहीं बोलेंगे। अगर पिंकी केसरी जी अगर चाहती हैं, श्रीमती पिंकी केसरी जी अगर चाहती हैं कि अगर वो चुनाव लड़ना चाहती हैं, और स्वाभाविक अभी तक तो 10 साल तक तो वही थी, और लड़ना भी उनको चाहिए, और हम लोग उनके कदम से कदम मिला के चलने को तैयार है। भाई दिवे कभी अगर वो कहे कि नहीं जनरल सीट हो गया है तो चलिए
मतलब एक इशारा मैंने समझ लिया जाए कि अगर मैंने वो नहीं अगर लड़ेंगे तो फिर तो आप तो एकदम खुल के आइएगा फिर उसके बाद। मे भी तो कब तक उम्मीद रखे कि ये बात आप क्लियर कर दीजिएगा कि अब अब तो संतोष 2-4 दिन में आगे संतोष जी आ रहे हैं कि पिंकी केसरी या जीतू जाएंगे? 2-4 दिन में इसका तो भाई जनता और के बीच तो मैसेज देना ही होगा। हाँ 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 ये तो मस्ट जरूरी है, सही बात है। तो उसमें कहीं नहीं है, 2-4 दिन में इसको क्लियर मैंने घर में क्लियरेंस था, बाहर क्लियरेंस मैटर हाँ, चलेगा, पता चलेगा। चलेगा। चलिए, जो मेन बात पूछना चाह रहे थे, फिलहाल अभी वहाँ पे में है भाई, घर का जो मुखिया है तो लेडीज ही रहती है, उनके परमिशन के बाद ही ये क्लियर होगा कि भाई पिंकी केसरी ही आ रही है कि उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर वो चुनाव लड़ती है और उनका हक है लड़ना, 2-2 बार से वो जनता गढ़वा के नगर परिषद की जनता को सेवा दे रही है, तो उनका हक, पहला हक तो उन्हीं का है, इसमें कहीं से दो विचार। जनरली संतोष जी एक समस्या देखने को ये मिलता है कि जब कोई महिला जनरली जब लड़के आ जाती है सीट पर, तो जनरली जैसे आप हो गए यहाँ पर, चाहे किसी भी जगह पर देखा गया है, मिर्जा हो गया, कहीं भी और जगह हो गया, तो जब महिला आती है तो जनरली वहाँ पे जो उनके हस्बैंड होते हैं वो एज ए प्रतिनिधि उनका रहते हैं। तो ये समस्या जो है वो हमेशा से कहने के लिए मिल जाता है कि भाई उनको बोलना चाहिए, उनको आगे बढ़ के कुछ करना चाहिए, तो वहाँ हस्बैंड का सहारा लेना पड़ जाता है। तो ये मुद्दा पर आप क्या कहना चाहिए? नहीं, यहाँ कहीं वैसी मुद्दा नहीं है। पहली बार एजुकेटेड पर्सन कोई भी बहू भी आती है घर में, तो उसको 15 दिन घर को सेट करने में, देखने में यहाँ का इन्वायरमेंट, यहाँ का माहौल क्या है, उसके बाद वो सेट कर जाती है। लेकिन एक कहावत है, हमारे पूर्वजों ने कह के गया है कि किसी भी सूरत में बनिया नरम होता है। बनिया मतलब बनिया नहीं, जो बिजनेस कर रहा है वो बनिया, तो बनिया को नरम और शासक गरम होता है। अगर उस सस्कई अगर उसको करना है, तो अगर वो मोसेरा भाई है तो कोई मेरा दोस्त है, तो कोई मेरा भाई लगता है, तो कोई मेरा हित लगता है, तो वो सस्कई नहीं कर पाएगा। उसको कहा जाता है शासक को गरम और बनिया नरम। अगर बनिया नरम नहीं रहेगा तो व्यवहार कुशल नहीं रहेगा, तो उसकी दुकानदारी नहीं हो पाएगी। बनिया मतलब कोई भी व्यक्ति, कोई भी जात के लोग अगर दुकानदारी कर रहे हैं तो उनको नरमी से ही पेश आना होगा। और महिला को शर्म, तो शासक गरम, महिला को शर्म और बनिया नरम, ये 3 चीज होना ही है। देश की पूर्व राष्ट्रपति आप देखिए प्रतिभा पाटिल जी थी, आप देखते होंगे कि उनका पल्लू तक नहीं गिरता था। हाँ। जो कि देश की प्रथम नागरिक थे। तो कहना का मतलब, भावार्थ यह है मेरा, इसका मतलब ये थोड़े ना कि वो कमजोर है, चाहे इस टाइप से वो क्यों कर रही है पल्लू लेके। तो कहने का मतलब अपना अपना लोगों का अलग अलग एक्टिविटी, ठीक है। तो थोड़ा कोई कम बोलता है, थोड़ा कोई ज्यादा बोलता है, तो उसमें कहीं से कोई 10 सालों में हमको लगता है कि गढ़वा की जनता ने उन्हें मैंने अपनी आंखों पर बिठा के रखा था। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहेंगे कि जैसे अभी जब चुनाव का जो माहौल चल रहा है, जो जैसे आप थोड़ा देर पहले आप चर्चा किए कि बहुत से नए लोग सामने आए, ठीक है। अभी यहाँ पे चर्चा लगातार दौलत सोनी का हो रहा है, विकास माली का हो रहा है, कंचन साहू भी संभवतः वो फेसबुक वगैरह पे डाले हैं हम भी चुनाव लड़ेंगे, ज्योति प्रकाश हैं वो भी आ रहे हैं। तो बहुत से नए चेहरे आ रहे हैं, ये चेहरे पहले नहीं थे पिछला चुनाव में। जिस वक्त आप थे, अनीता दत्त थी, कुछ और लोग थे, ये चेहरे नहीं थे। इन नए चेहरों को आप किस दृष्टि से देखते हैं? कितना आपको भारी पड़ेगा इस मामला में, या क्या आपको लगता है ये अगर अब चुनाव होता है इसमें? तो भारत की जनसंख्या इससे पहले कितना थी? आज 140 करोड़ पार। तो जैसे जैसे समय बीतता है, लोगों की जागरूकता बढ़ती है, और एक लोकतंत्र है। बारात में केवल दूल्हा दुल्हन रहेंगे और उसके घर वाले, तो अच्छा नहीं लगता है। उसमें चाहिए कि दोस्त, संगी, साथी, जीजा, बहनोई, फुआ, फूफा, मौसा, मौसी। कहने का मतलब है कि ये लोकतंत्र है। उसकी खूबसूरती तभी रहेगा जब जिसको इच्छा है, जहां भीड़ भाड़ रहे। हाँ। अगर बाजार में भीड़ नहीं रहेगा तो दुकानदार लोग ऐसे बैठे रहेगा तो अच्छा लगेगा? 2 आदमी एक पर एक लड़ रहे हैं तो क्या बढ़िया लगेगा? कहीं कुछ नहीं लगेगा। 10 आदमी का भीड़ रहेगा तो दुकानदारी बढ़िया होगा। दुकानदारी बढ़िया होगा तो चेहरा पर रौनक ज्यादा रहेगा। ऐसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है, विपक्ष तगड़ा रखते थे। राम मनोहर लोहिया को विपक्ष में रखते थे,
क्यों कि मेरा जब तक विपक्ष तगड़ा नहीं होगा तब तक शासन प्रशासन करने में मजा नहीं आएगा। तो अपने राम मनोहर लोहिया के अगेंस्ट में अपना कांग्रेस का जो उसका कैंडिडेट होते थे वो कमजोर कैंडिडेट खड़ा करते थे कि राम मनोहर लोहिया उसमें जीत कर आवे। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे भाई लोग बाजार में आ रहे हैं, बहुत सुंदर बात है। और रहा बात, बहुत सी बातें होती हैं, तो अपना अपना विजन होगा लोगों का। तो हम मेरा जो विजन है हम अपना कार्य कर रहे हैं। और अभी तक मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि झारखंड एक्ट 2011 का जो बुक है आप पढ़िएगा उसको, उसमें 100 कहना थोड़ा जल्दीबाजी हो जाएगी, लेकिन जितना उसमें नियमावली है उसके तहत गढ़वा के धरती पर विकास हुआ है। अब लोग कहते हैं कि देखिए नाली भरा हुआ है तो विकास है। अरे गढ़वा घर में सेफ्टी का टंकी भी है, वो भी भर जाता है। एक समय आता है कि आप उसको खाली कराते हैं। तो मेरा कहने का भावार्थ यह है कि नाली रोड ये चलता रहेगा। वेपर इस टाइप का चीज ऐसा है कि आज बनेगा कल टूटेगा, परसों बनेगा फिर टूटेगा, आज नाली सफाई कीजिए कल फिर भरेगा। तो उसमें कहीं से कोई हमको मुद्दा नहीं नजर आता है। और जितने किताब में लिखा हुआ है कि नगर पालिका को क्या क्या करना चाहिए, सामुदायिक भवन हो, कौशल विकास केंद्र हो, आश्रय गृह हो, शौचालय का निर्माण हो, वेपर लगाना हो, रोड बनाना हो, नली बनाना हो, वार्ड विकास केंद्र बनाना हो, क्लिनिक खोलना हो, स्वच्छ भारत मिशन के तहत जितनी भी सफाई की गाड़ियां हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको खरीदना हो, जेसीबी खरीदना हो, लेडर मशीन खरीदना हो, नाला क्लीनिंग मशीन खरीदना हो, रोड स्वीपिंग मशीन खरीदना हो, चाहे जितना भी चीज है। लोग ये भी सवाल उठाते हैं संतोष जी कि ये जैसे ये सारी चीजें जो खरीदा रहे हैं उसमें कमीशन खाने के लिए इतना किया जा रहा है, उस तरह का काम नहीं हो पा रहा है। जैसे एक सवाल लोग उठाए थे, कहीं नदी किनारे जो है बहुत सारा जो कचरा ढोने वाला जो टैंकर टाइप का जो बना हुआ जो रहता है जिसमें डाल के ले जाते हैं, वो बहुत सारा पड़ा हुआ है वहां पर। लोग बोले कि 50 लाख 1 करोड़ से ऊपर का वो चीज पड़ा हुआ है, उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। जहाँ पे सब डंपिंग होता है उसी के अगल बगल कहीं पड़ा हुआ है, तो वो सारा चीज तो लिया गया लेकिन बहुत जगह यूटिलाइज नहीं हो रहा है। तो इस पर आप लोग कहे नहीं कुछ किए उस वक्त जिस वक्त आप लोग का रहा कार्यकाल? 10 का 20 नहीं होता है, हाँ 18 का 20 होता है। अगर 100 डस्टबिन खरीदाया है और 100 डस्टबिन में सारे जगहों पर उसको यूज किया गया है, बहुत सा ऐसे हमारे जनता जनार्दन होते हैं, अगर आप यहाँ पर डस्टबिन रख दिए हैं, भैया इसको उठवा लीजिए ना, सर इसको उठवा लीजिए ना, हम लोग आएगा गाड़ी, जो गाड़ी वाला आया कचरा निकाल, उसमें हम लोग डाल दिया करेंगे। ये बड़ा सा डस्टबिन है, यहाँ से हटवा दीजिए ना, तो 10-20 डस्टबिन बचाओ 100 डस्टबिन। अच्छा, वही डस्टबिन वहां पड़ा हुआ है बस, और तो कहीं कुछ नहीं है। हम फिर कह रहे हैं कि 10 का 20 नहीं होता है, 18 का 20 होगा। आप 18 आदमी का खाना बनाइए, 20 से 22 आदमी खा लेगा, लेकिन 10 आदमी का खाना बनाइएगा तो 20 आदमी को खिलाइएगा तब बेइज्जत हो जाइएगा। बीच में एक मुद्दा और हमेशा उठ रहा है, पहले से भी सालों पहले से भी उठा है, इधर जोर शोर से ज्यादा दीपक शर्मा जो हैं आजसू के जो हैं, वो बीच में लगातार उठाए, आप पर भी सवाल उठाए, और वहाँ जो कचरा डंपिंग जो होता है उस पर भी वो सवाल उठाए, फेसबुक के माध्यम से बहुत बार लाइव भी आए। यहाँ तक उन्होंने कहा कि आपके द्वारा उनको धमकी भी दिया गया कि भाई तुम ज़्यादा आगे मत बढ़ो, आगे मत बढ़ो, इस तरह का चीज़ स्टेटमेंट उनका आया। और साथ ही उस सवाल को उठाए हैं कि भाई जो है कि क्यों नहीं वो ठीक हो रहा है, 15 किलोमीटर दूर से जो है ले जा करके फेंकने का वहाँ बिलिंग हो रहा है और यहाँ पर फेंका जा रहा है यहाँ। तो ये मुद्दा पर आप क्या कहिएगा, क्या इस पर क्या काम हुआ आपका? आप एक बार में 3 क्वेश्चन किए, हाँ तीनों का जवाब मैं पारा पारी दे दूं। ठीक है। पहले दीपक शर्मा जी का धमकी के बात पर, हाँ अभी से 10 दिन पहले जिला परिषद के चाय दुकान पर उनसे हमारी भेंट हुई थी। अच्छा। हमने कहा कि भैया कब आपको हमने धमकी दे दिया? वहां पर 10 लोग खड़े भी थे। आपने बोला कि राजघराना के पास आए और उन्होंने धमकी दिया, हम लोग 4-5 आदमी खा रहे थे। तो वो
5 लोग में से कोई एक व्यक्ति तो बताएगा ना कि हमने धमकी दिया। तो आपको कान में तो धमकी नहीं दिए होंगे, कुछ बोले होंगे हम, तो बोले होंगे तो 4 लोग सुना होगा जो आप ही के साथ थे। आप ही ने कहा कि हम लोग 4-5 लोग राजघराना के पास कुछ खाने के लिए आए थे, जो चाट का स्टॉल लगता है। तो उस 4-5 व्यक्तियों में से कोई तो एक व्यक्ति सुना होगा, तो कोई कहने को तैयार नहीं है। तो हमको भेटा गए जिला परिषद, तो भेटा गए चाय दुकान पर। तो हमने पूछा कि भाई, तो नहीं आप मोबाइल पर किसी को, जब ये बात मोबाइल पे चलिए चला गया, गाली गलौज कर रहे थे। हम तो गाली गलौज करते नहीं है। नहीं, किसी को चिल्ला चिल्ला के बहुत बोल रहे थे। हम कि किसी को बोल रहे थे, तो आप कैसे समझ गए कि आप ही को बोल रहे थे? तो हम समझे कि हम ही को बोल रहे हैं। तो हमने उनको हाथ जोड़ के बोला कि इस टाइप का ब्लेम मत लगाइए। उस समय हमको लगता है कि ब्रजेश उपाध्याय भैया लोग भी 4-5 लोग थे वहां। उन्होंने कहा कि मोबाइल पर किसी को बोल सकता है, तो आप कैसे समझ गए कि हम ही को बोल रहे हैं? ये पहला मुद्दा हो गया। दूसरा मुद्दा हो गया 15 किलोमीटर का बिलिंग। नो, आपके पास कोई सबूत है क्या कि 15 किलोमीटर का बिलिंग का बिल है? कोई सबूत देगा क्या? कौआ कान लेके उड़ गया और आप कौआ के पीछे दौड़ना शुरू कर दीजिएगा, छते छत भागिएगा, तो कहीं ऐसा नहीं कि रेलिंग से पैर गया और नीचे चले जाइएगा। आखिर 15 किलोमीटर का बिल है तो कोई दिखाएगा ना कि 15 किलोमीटर का बिल है। ये बोलने से तो नहीं होगा, किसी पर ब्लेम लगाया तो उसका सबूत देना होगा। देखिए, मोदी जी ने एक ही गलती काम किया है, मुंह पर जीएसटी वैट नहीं लगाया। तो बहुत कमाई होता है। जानते हैं, इतना जो बोलने का बात होती है, आखिर वो 15 किलोमीटर का किसने बोला? कहां से बिल आया? कहां बिल है? कौन बिल पास कर रहा है? ये सब गलत बात है। तीसरी बात, कचरा डंपिंग यार्ड। तो मैं आपको बता दूं, पलामू कमिश्नरी में एक डाल्टनगंज निगम है, दूसरा विश्रामपुर नगर परिषद है, तीसरा मझियाओं नगर पंचायत है, चौथा बंसीधर नगर पंचायत है, अब 5वां गढ़वा है। तो श्रीमती पिंकी केसरी के कार्यकाल में 5 पांडव जो है पलामू कमिश्नरी में, पहला गढ़वा ऐसा जगह है जहां सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यार्ड के लिए 10 एकड़ का भूमि जो अलॉट कराई गई है सुखबाना में। और कोई भी बात आपको बता दूं कि 2 चीज, एक शमशान घाट और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यार्ड, ये संकट मोचन मंदिर के अवगढ़ देवी मंदिर के बगल में नहीं बनता है। इसका जगह नदी में ही है और एक का जगह पहाड़ के किनारे है। आप मीडिया परिवार है सुनील जी, आप जाकर देखिए कि सुखबाना के सीमांकन पर पहाड़ के सटे बाउंड्री किया गया है। एक किनारे है वो, एकदम आप देखिए एकदम बाउंड्री, एकदम पहाड़ के, अब पहाड़ के ऊपर तो नहीं जाएगा आदमी। हालांकि वहां के लोग भी तो 10 एकड़ भूमि में बाउंड्री किया गया है। ये 5 कहीं भी डाल्टनगंज, विश्रामपुर, नगर उटारी, मझियां, कहीं भी पूरे झारखंड में 2-4 जगह है जिसको पिंकी केसरी ने के रीजन में इसको बनाया गया। और सुनिए, उसके बदला में फॉरेस्ट विभाग को 20 एकड़ भूमि, अच्छा, गढ़वा नगर पालिका नारायणपुर में फॉरेस्ट विभाग को भूमि दे चुकी। अच्छा, उसके एवज में नियम है कि अगर आप इस तरह का भूमि का उपयोग करते हैं तो आपको उतना से जस्ट डबल आपको फॉरेस्ट विभाग को देना है। अब बताइए कि आज 8 साल से पहले से मैं आपको उसका फोटो दूंगा, आप जाकर फोटो खींच कर देखिए। 10 एकड़ में उसका बाउंड्री कचरा डंपिंग यार्ड के लिए, उसको रिसाइकलिंग करने के लिए ऑलरेडी बनाया जा चुका है, लेकिन उसमें हाई कोर्ट से रोक का आदेश आ गया। तो न्यायालय से बढ़ के हमको लगता है कि तो नगर पालिका है, विधानसभा और लोकसभा भी नहीं है जहां कानून बनाया जाता है। एक समस्या और उठता है, ये तो हम समझ गए आपका कहने का मतलब है। कहा कि सॉलिड बेसमेंट यार्ड, एक कचरा डंपिंग यार्ड, ठीक है, नदी में गिरा, बहुत गलत है। इस बात को रियलाइज करते हैं यहाँ ठीक नहीं, आखिर कहाँ गिरेगा। लेकिन समस्या यह है कि अभी फिलहाल नहीं, हमको एक सामान्य नागरिक की तरह
हम जनता जनार्दन से, हमारे अपने अभिभावकगण, भाई बंधु सभी से अनुरोध करते हैं, कोई वो भी एक गढ़वा नगर परिषद के एक सम्मानित नागरिक है, वो सुझाव दें कि कहाँ बिका जाए, अगर वहां नहीं तो कहाँ, और वहां नहीं तो कहाँ, और अगर कहा तो सर, अगर हम लोग को चुन के जनता बनाई तो हम लोगों ने बनाया है। मैंने फिर कहा कि झारखंड एक्ट के किताब में आप पता कर लीजिए, जितनी उसका नियमावली के तहत है 95% काम धरातल पर उतारने का। हाँ, हमको 1000 रोड बनाना था, हम 700 रोड बनाए हैं। नाली 500 बनाना था, हम 350 नाली बनाए हैं। हमको सामुदायिक भवन 12 को बनाना था, तो हम 10 ठो बनाए हैं। आश्रय गृह 2 बनाना था, एक पुरुष महिला, वो दोनों बनाए हैं। शौचालय अगर 20 बनाना था, तो हम 25 शौचालय बनाए हैं। चलिए, एक मुद्दा वहीं पर और उठता है कि जैसे जो वहां आग जला देता है लोग और धुआं शाम को जाता है, हम भी कभी गुजरते हैं तो काफी सफोकेशन महसूस होता है। अब उसको आपको लेकर बता देते हैं, आग कोई नहीं लगाता है। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, आग कोई सुनील जी नहीं लगाता है। मीथेन गैस का नाम सुने होंगे आप। मीथेन गैस एक ऐसा गैस होता है कि वो जहां पर रहेगा कचरा से जो बनता है, वो अपने आप आग उसमें लग जाती है। आप चले जाइए डाल्टनगंज रोड में जो शाहपुर क्रॉस करते हैं आप, जैसे ही शाहपुर का चढ़ान चढ़िएगा और चढ़कर ऊपर डाल्टनगंज कोयल नदी के सामने से कीजिएगा तो दाहिने साइड में देखिएगा पूरा कचरा डाल्टनगंज का बिगा रहता है। अच्छा, ठीक है, तो वहां भी धुआं होती है, तो वहां कोई आग नहीं लगाता है। जहां कचरा डंप हो गया, आप कहीं भी देख लीजिए, गिरिडीह में जाइए जहां कचरा डंपिंग यार्ड बना हुआ है, जहां डंपिंग होता है वहां देखिए कि अपने आप धुआं निकलता है और वो अपने आप मीथेन गैस से आग लगता है। अच्छा, ये वजह रहा है। ये कोई नहीं लगाता है। और मैं आपको बता दूं, 7 से 8 साल का डंपिंग कचरा को लीगेसी वेस्ट, इसके बारे में बहुत लोग जानते भी नहीं है। ये है क्या? ये क्या है? ये लीगेसी वेस्ट के तहत टेंडर करके आप देखे होंगे, आज से करीब 2-3 महीना 4 महीना पहले नदी में ही मशीन लगा दिया गया था, और उस मशीन को छोटा मशीन जो रिसाइकलिंग करता था, कचरा प्लास्टिक को अलग कर दिया, मट्टी को अलग कर दिया, जो खाद के रूप में बन गया। बहुत से हमारा कुशवाहा परिवार अपने खेत में ट्रैक्टर से मट्टी को ले गए। रोड को हम लोग क्या किए कि उस मट्टी को, जहां रोड पतला है उसको चौड़ीकरण करके साइड से फिलिंग करके उसको अथी कर दिया गया, और जितना प्लास्टिक बचा था हाइबा ट्रक से बंजारी सीमेंट प्लांट को उसको भेज दिया गया। अच्छा, तो सारा कचरा को खत्म कर दिया गया। और उसके दूसरे दिन हम लोग क्या किए, 10 गाड़ी कचरा जो प्रतिदिन का आता था, उस कचरे को सुगवाना हम लोग भेजे। वहां पर गांव वाले ने उस गाड़ी को विरोध किया था, और अभी 2 महीना फिर पहले वो कचरा आकर वहां वापस हो गया। अच्छा। फिर डंपिंग शुरू हो गई। लेकिन एक गढ़वा के जनता को मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूं आपके टीवी के माध्यम से, इस बात को ध्यान रखिएगा, यह सबसे बड़ा मुद्दा है। बहुत जल्द सुखबाना में रिसाइकलिंग यार्ड शुरू होने जा रहा है। इन्वायरमेंट क्लियरेंस हाईकोर्ट ने मांगा था, जो इसके संवेदक हैं दिल्ली में, वो बहुत जल्द इन्वायरमेंट क्लियरेंस आपको हाईकोर्ट को देने जा रहे हैं। उसके बाद यहां से रिसाइकलिंग के लिए वहां पर जाएगा, कमीशन हो जाएगा, और पूरी गढ़वा को स्वच्छ और सुंदर देखने को आपको बहुत जल्द मिलेगा। अगर हाईकोर्ट का रोक नहीं रहता तो यहाँ 50 ग्राम कचरा भी देखने को नहीं मिलता। और जो हाय तोबा मचाए हुए हैं, उनके घर का भी कचरा 10 किलो उसमें है। उनके घर का भी कचरा 10 किलो उसमें है। अच्छा, ये अब तो ये चर्चा हो गया, इसको इस सीक्वेंस को हम समझ गए सारा चीज कि क्यों नहीं वहां पे हो रहा है। बस हाईकोर्ट में सौभाग्य है। हाँ। नगर पंचायत मझियाओं, नगर पंचायत नगर उटारी, नगर पंचायत परिषद विश्रामपुर, डाल्टनगंज, इन लोग के पास डंपिंग यार्ड के लिए जमीन अभी तक अलॉट नहीं है। मैंने 5 प्रमंडल में पहला है जहाँ अलॉट है। अब पूरे झारखंड में हमको लगता है 4था 5वां है। क्या बात है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लोगों को जानकारी अगर नहीं है तो मैं जानकारी देना चाहता हूं कि कचरा डंपिंग यार्ड बन के रेडी है। केवल जैसी हाईकोर्ट का क्लियरेंस होगा, वहां मशीन कुछ गिरा भी है, रखा हुआ है, और हमको लगता है कि कचरा वहां एकत्रित होगा और मशीन
2 से 3 महीना में लग जाएगा और रिसाइकलिंग शुरू हो जाएगा। चलिए, नदी का चर्चा हो रहा है तो एक ध्यान हमको एक चीज और आ रहा है, बहुत बार पेपर में आया, एक मरीन ड्राइव टाइप का बनाने का यहाँ से प्लान, उधर से चिलिंग प्लांट से होते हुए पूरा था। इसके बारे में क्या है? सुने कि डीपीआर वगैरह के लिए दिया जा चुका है, लगभग क्लियरेंस हो ही चुका है, तो यह क्या उम्मीद रखा जाए? अगला अब जल्दी में पूरा होने का उम्मीद है? इस पर क्या हो रहा है? मरीन ड्राइव का जहां तक बात है, हाँ, कुछ बातें जैसे कुछ वरीय लोग होते हैं, हाँ, हाँ, तो इससे पहले हमारे पूर्व के जो विधायक, पूर्व के मंत्री बड़े भैया श्री मिथिलेश ठाकुर जी के द्वारा इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था और देखने को मिला था कि डीपीआर सब कुछ बन के रेडी हो गया। तो फोटो वगैरह भी हम भी देखे थे और बहुत कुछ बनने जा रहा था, परंतु चुनाव हुआ। चुनाव के बाद अब अभी के डेट में वो डीपीआर कहाँ है? वो चुनाव हार गए। माननीय विधायक श्री सत्येंद्र नाथ तिवारी भैया विधायक बन गए और उसके बाद अभी वो किस पोजीशन में है अब वही बताएंगे। मतलब आपको इस बारे में विशेष जानकारी नहीं? अभी इस बारे में विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन नगर परिषद के चुनाव के बाद हम लोग फिर से इस पर विचार करके और उस अभी कहां तक वो पहुंचा है, क्योंकि बहुत 113 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, तो जरूर ये झारखंड सरकार से हम लोग मांग करेंगे। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से इस मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे। भाई हमारा मेरीन ड्राइव जो प्रोजेक्ट इसको किया माननीय मंत्री जी के द्वारा जो लाया गया था उसको लाया जाए। अच्छा, जब मिथिलेश ठाकुर और सत्येंद्र तिवारी की बात कर रहे हैं, ध्यान हमको है आप पहले बीजेपी में थे, फिर आप जेएमएम में चले गए। एक चर्चा ये उठता रहा, लोगों के मन में सवाल उठता है कि भाई इसलिए इसमें गए क्योंकि बीच में आप पर या कहीं कि पिंकी केसरी पर आपकी वाइफ जो अध्यक्ष उन पर वो क्या बोलते हैं वो टाउन हॉल को लेकर के जो उठा था, उससे बचने के उपाय में चले गए जेएमएम में। देखिए इस पर क्या आपका? अभी फिर आपको बोलते हैं कि गढ़वा में कुछ भी बोलना आम बात हो गई है। कहते हैं लोग कि घोटाला। अभी माननीय कोर्ट के द्वारा 100% बेल मिला। लोग तो ये भी फिराक में थे कि जेल जाएंगे, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। उससे पूरी तरह से क्लियरेंस हो गया एकदम, मैंने कुछ है ही नहीं। अब फाइनल फॉर्म जाने बाकी है, कहीं कुछ नहीं है। और देखिए अगर समय है तो मैं इस पर आधा मिनट आपको बता। हाँ, बोलिए बिल्कुल। घोटाला कहाँ होता है? जहां पर कि पैसा निकाल लिया गया और काम नहीं हुआ। घोटाला कहाँ होता है कि जहां पर 6 इंची ढालना है 2 इंची ढालकर चले गए और पैसा सारा निकाल लिए। मेरा कहना है कि अगर टाउन हॉल का रिपेयरिंग वर्क, मरम्मतीकरण 98 लाख का था, ठीक है, जब उसका टेंडर हुआ तो टेंडर कौन करता है? विधायक, मंत्री, वही से चेयरमैन नहीं। सरकार का जितने भी टेक्निकल ऑफिसर हैं, कार्यपालक पदाधिकारी हो गए, जेई हो गए, एई हो गए, चीफ इंजीनियर हो गए, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर हो गए, वो करते हैं। उन्होंने टेंडर किया, टेंडर में जिस संवेदक को मिला अपना काम शुरू किया। मान के चलिए उसका काम हुआ 13 लाख रुपए का। बीच में किसी ने काम को रोक दिया। रोकने के बाद क्या हुआ कि जांच कराने की बात आ गई। नगर विकास के आदेशानुसार उसको काम को ब्रेक कर दिया गया। संवेदक जो काम किया था 8 दिन, 15 दिन, महीना दिन, 1.5 महीना, वो गया नगर विकास की, भाई हमने इतना काम किया है, क्योंकि उधर जो एग्रीमेंट करता है वो राज्यपाल के बिहाफ में एग्रीमेंट करता है, तो जितना हमने काम किया है उतना का भुगतान चाहिए। नगर विकास से कार्यपालक पदाधिकारी के नाम से एक लेटर इशू होता है कि भौतिक सत्यापन करते हुए जितना संवेदक काम किया है उतना का पेमेंट देते हुए उस योजना को वहीं पर स्थगित अगले आदेश तक किया जाए। कार्यपालक पदाधिकारी ने भौतिक सत्यापन कराकर
अगर 98 लाख में अगर 18 लाख का काम हुआ तो 18 लाख भुगतान उन्होंने किया। कौन किया? कार्यपालक पदाधिकारी। वित्तीय शक्ति किसके पास है? कार्यपालक पदाधिकारी के पास। 18 लाख भुगतान चेक के काटा, कार्यपालक पदाधिकारी काटे। आपको कहने का मतलब कि कहाँ है? उसके बाद 98 में 18 लाख दिया गया, फिर कितना बचा? 80 लाख। वो 80 लाख पैसा कहाँ चल गया? पिंकी केसरी के पास। कि 80 लाख सरकार के खाता में है, तो घोटाला कहाँ हुआ? है? वो 80 लाख कहाँ है? काम नहीं हुआ, लेकिन कहने का मतलब पैसा तो बाकी वहीं रह गया। अरे पैसा तो हुए ना है। और अब 12 लाख में भुगतान, इसी आधार पे आप लोगों को कोर्ट से वो मिला। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, बस स्टैंड अगर 73 लाख का मरम्मतीकरण था, तो 73 लाख में काम अगर मान के 13 लाख का हुआ, तो 13 लाख किसके आदेश से भुगतान हुआ? नगर विकास के आदेश से। तो नगर विकास का मौखिक आदेश नहीं चलेगा ना। गढ़वा के लोग जो कुछ कुछ बोलते हैं, उसका लेटर है कि भौतिक सत्यापन करते हुए इसे यथाशीघ्र उसके भुगतान करते हुए उसकी कॉपी हमें भेजा जाए। वो लेटर लगा हुआ फाइल में। तो 13 लाख अगर भुगतान होना है, एक हम बात बोल रहे हैं, तो 60 लाख रुपया कहाँ है? सरकार के खाता में है। तो घोटाला कहाँ हुआ? अब ये कहता है लोग कि डस्टबिन 1000 का 2300 में दिया। तो एक ड्राम 1000 का सही में आता है। आपके टीवी के माध्यम से मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप हमको आधा मिनट का समय दिए हैं, तो आधा मिनट और दूंगा, क्योंकि जब आप बात पूछेंगे तो हमको बोलिए। अभी तो एक ड्राम 1000 का हुआ तो क्या ड्राम दिया गया था क्या? उस ड्राम को डस्टबिन में कन्वर्ट किया गया। ड्राम 1000 में आया। 400 रुपया आरके पब्लिक स्कूल के ठीक सामने प्रदीप जी अगर है, चाहे कोई भी गरज और कहीं है, तो वो ड्राम को अस्तर किया, पेंट किया। ये आप अपने इतना बढ़िया स्टूडियो बनाया है, तो ये 2 लाख रुपया का खाली ढलैया में लगा ना। उसके बाद ये वाला आप लगाए होंगे, ये लगाए होंगे, ये कवर लगाए होंगे, ये लगाए होंगे, तो ये 2,40,000 पड़ेगा ना। तो जब वो ड्राम को जब वो अस्तर मारा एक पेंट, फिर उसको हरा पेंट किया, 2 बार पेंट किया, वो 400 रुपया लिया। तो 1000 का ड्राम 400 हो गया। 50 रुपया लिखा पेंटर लिया, यूज इंडिया, क्लीन इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, नंबरिंग ड्राम का किया, तो 50 रुपया एक ड्राम का लिखा लिया, तो 450 रुपया हो गया। अब जिस पोल के पास वो ड्राम डस्टबिन को रखा गया, वो पोल से एक सिक्कड़ बांधा गया। जब सिक्कड़ का पैसे जुड़ी, सिक्कड़, तो सिक्कड़ कितना का था? तो सिक्कड़ का लंबाई था 3 मीटर। क्यों था 3 मीटर? कि भाई वो ड्राम को जब झुकाइएगा तब ना उसमें से कचरा निकालेगा, तब फिर स्वीपर उसको उठा कर ले जाएगा। तो पोल से ड्राम को झुकने तक का सिक्कड़ 3 मीटर का था। तो 200 रुपया का सिक्कड़ था, तो 1650 रुपया हो गया। 100 रुपया का ताला था, 1750 रुपया हो गया। हिसाब रखे हुए 12.5% अगर उसमें सेल टैक्स लगा, जीएसटी लगा, तो 2150 रुपया हो गया। 15% अगर संवेदक का मार्जिन हो गया, तो 2350 हो गया। आप एक साड़ी खरीदने जाते हैं 2000 का, उसमें पेटीकोट लगेगा, उसमें ब्लाउज लगेगा, उसमें पिको होगा, उसमें फॉल लगेगा, तो जाके वो साड़ी घरे 2500 का पड़ेगा। आज एक ब्लाउज का सिलाई 300 रुपया लेता है टेलर, तो खाली 2000 का साड़ी आप जोड़ रहे हैं ना भैया। उस साड़ी को कंप्लीट करने में 700 रुपया लगेगा। हम समझ गए आपकी बात। कहने का मतलब है कि सिंपली 1000 जोड़ने की जरूरत नहीं है, बाकी भी उस पर जो खर्चा है वो सारा मिलाकर उतना आपका पड़ा है, जो भी आप चर्चा है जिस बात। स्वाभाविक है। आप कोई भी चीज का टेंडर करेंगे, तो जो टेंडर करने वाला है उसकी भी तो 15% की मार्जिन होती है। आप जीएसटी उसमें 5%, चाहे 12%, चाहे 6%, जो भी जिस चीज में लगता है वो भी तो लगेगा। तो ड्राम में 1000 का है सर। चलिए, इस मुद्दा को हम समझ गए फिर से। तो मेरा कहना है, देखिए, जब आप सार्वजनिक मंच पर आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज का सामना करना ही पड़ेगा। हाँ, लोग सवाल और उससे तनिक नहीं घबराना है।
हाँ, सवाल तो उठे, देखिए जो सवाल उठे जैसे आप जवाब दिए, जवाब देना है, सवाल तो उठेगा, लोग ये उठाएंगे आपका ही। घर नहीं है। अच्छा, दूसरी बात है कि लोगों के मन में जो शंका है वो दूर होना चाहिए, जिसे आप बोल दिए तो लोगों को, बहुत लोगों को दूर होगा, हम भी बात कुछ समझने नहीं, हम जो बात बोले आप उससे संतुष्ट हो रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल, जो हर अगर उस तरह का छोटे छोटे पॉइंट अगर जो खर्च हुआ है, अगर हुआ है सही में, तो बिल्कुल ठीक। मैं तो उस बात को बोला, उसमें 150 रुपया छोड़िए दिए हम। रायपुर से एक ट्रक का आया था ड्राम, जैसा संवेदक ने मुझे बताया, तो 150 रुपया एक ड्राम का भाड़ा भी लगा है। जैसा उन्होंने बताया कि चंद्रा कंपनी का 3 गेज का ड्राम था वो। अच्छा। ड्राम में भी क्वालिटी होती है, 1 गेज, 2 गेज, 3 गेज, 4 गेज। अच्छा। मतलब उसका मोटापा चदरे का, उसकी भी क्वालिटी है ना। आप एक छड़ ले रहे हैं, टाटा का छड़ आप लेके देखिए, डेढ़िया इस छड़ से मंगिया और रोंगटा से टाटा का छड़ का रेट देखिएगा तो डेढ़िया का अंतर पड़ जाएगा। दोनों तीनों छड़े हैं। चलिए इस मुद्दा को छोड़ते हैं, हम इसको समझ गए हम। एक और मेन मुद्दा लोग उठाते हैं रामबान तालाब का। तो वहाँ पे जो है उसको लेकर, उसका सुंदरीकरण को लेकर कैसे उठाते कि वहाँ अभी जलकुंभी पूरा भर गया था, ये हो गया था, और पूरी तरह से वो कभी भी उससे निजात नहीं पा सके कि उसको सुंदर हमेशा के लिए बन सके। ऐसा कोई प्लान जो नहीं हो रहा है वो तो बात चर्चा होगी, आप उसके बारे में बताइए कि क्यों नहीं पूरी तरह से हो पाया, और आगे क्या प्लान है कि हमेशा ठीक रहे वहाँ पर। जैसे एक है कि जैसे सफाई हुआ फिर गंदा हुआ, सफाई, कुछ ऐसा कोई दिमाग में बात बताइए कि जो आपके मन में प्लान हो कि वो हमेशा के लिए अच्छा रहने लगे वहाँ भी, ऐसा कोई दिमाग में है? अब एक बात बताते हैं, तालाब का मतलब क्या होता है? खूबसूरती। उसको खूबसूरती बनाने के लिए जैसे क्या होता है कि बजट जो आता है, जैसे कि 1 करोड़ का कोई बजट हुआ, अगर 1 साल उसमें लेट हो गया तो बजट 10% ग्रोथ कर जाएगा। 1 करोड़ अगले साल जब उसका है तो उसका रेट इंक्रीजिंग होगा, 1 करोड़ 10 लाख रुपया हो जाएगा। तो जैसे बाहर का जो पार्टी आता है उसका ये लेने, तो वो बनाया बजट, तो मान के चलिए कुछ बजट में कमी आ गया, उसके कारण उसका डीपीआर कम पड़ा, तो जितना का डीपीआर था उतना का रामबान तालाब का सुंदरीकरण हुआ। अब रहा बात जलकुंभी, तो उसमें मछली पालन पहले होता था, अब मछली पालन जो लेने वाले लोग थे अब उसको बंद कर दिए, लेकिन जलकुंभी अपने आप उसमें उगता है। कोई भी चीज को अगर उसमें मछली पालन होता तो जलकुंभी नहीं लगता। अभी उसका टेंडर नगर पालिका के द्वारा किया गया है और सोनपुरवा का एक मुमताज नाम का व्यक्ति है, उसका टेंडर ले लिए हैं। हमको लगता है कि अब जलकुंभी उसमें नहीं होगा। चलिए ठीक है संतोष जी, अगर आप इस बार चुनाव में आते हैं, जीत जाते हैं मान लीजिए, आगे नया प्लान क्या क्या है गढ़वा के लिए आपके मन में? देखिए, अपना विजन तो होना ही चाहिए। हाँ। सबसे बड़ा मेरा विजन एक ही चीज है, जो नगर परिषद का सबसे बड़ा मुद्दा होता है। आज गढ़वा में सफाई जो है 3 टर्मों में है, लेकिन आपके घर में अगर 10 बच्चे हैं, उनकी उम्र कम है, तो कितना भी सफाई हो जाता है तो कागज तोड़कर गिरा दिए, फलाना गिरा दिए, कुछ खा रहे हैं तो गिरा दिए, गिलास का पानी गिरा दिए, तो वो गंदगी होता ही है। अगर वो नहीं गिरेगा तो चकाचक रहेगा। तो हमारे गढ़वा में सबसे पहले मैं अपनी जनता को एक ही अनुरोध करूंगा कि कचरा बिकने का सबसे बड़ा टाइमिंग उनको देना होगा। बहुत सी महिलाएं घर में होती हैं, हम क्षमा प्रार्थी हैं, जैसे बहुत सा होता है घर में कि जब कचरा हम लोग बिकते हैं तो फिर नहाते हैं कि नहीं हम छुआ गई। जब जो नहाता है 8 बजे तो 8 बजे कचरा भिगा, कोई 6 बजे नहाते तो 6 बजे कचरा भिगाया, अच्छा, कोई 10 बजे नहाते हैं तो 10 बजे कचरा भिगाया। तो आपका गाड़ी तो 7 बजे कहीं से निकल गया। शुरुआत अगर 7 बजे से होता है सर, तो 10 बजे तक काम करना है, तो जितनी उसकी दूरी जाती है, कहीं 7:30 बजे पहुंचा, कहीं 7:40 में पहुंचा, कहीं 8 बजे पहुंचा, इसी में डेली रह जा रहा है। और क्या होता है कि आप सफाई करके इधर से जाते हैं और उनके घर के लोग क्या करते हैं कि 9 बजे फिर कचरा डाल देते हैं। इसलिए दिन भर भी पड़ा रह जाता है। नहीं, वो तो दिन भर पड़ा रहता है, तो वो तो है ही है, वो तो गंदगी दिख ही रहा है, स्वच्छ भारत मिशन का धज्जी उड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा चीज है कि तुरंत लोग फोटो कैमरा लेके, मोबाइल लेके कहते हैं ये देखिए ये है नरक पालिका।
नगर पालिका को नरक पालिका। क्या कहता है भाई जो जिनको चुनाव लड़ना है। तो इसका सॉल्यूशन कुछ दे दो। बस तो आपने पूछा हमसे विजन। हाँ। तो मैं जागरूक करने के लिए उनके द्वार द्वार जाऊंगा, अपने नगर परिषद के कर्मी को भेजूंगा, उनको पहले समझाऊंगा कि 7 से पहले डालें ना। आप नहीं 7 बजे जहां से शुरुआत होती है तो वो तो जानते हैं कि यहाँ गाड़ी 7 बजे आती है तो 7:45 में डाल दे। जहाँ गाड़ी 8 बजे आती है तो 7:45 तक डाल दे। हाँ। जहाँ गाड़ी 9 बजे पहुंचती है वो 8:45 तक डाल दे, जिससे कि कम से कम दिन भर आपका स्वच्छता बनी रहे। सबको मिलकर काम करना होगा। और आइए, गढ़वा एक पहला ऐसा जगह है पलामू कमिश्नरी में जहां पर कि कोई कहता है कि 24 घंटा का रात दिन होता है। तो आपका सफाई कर्मी 24 घंटा सफाई कैसे करता है? जोड़ दीजिए। 3 शिफ्ट में काम होता है। सुबह 6 से 10 कितना हुआ? 4 घंटा। 1 से 4 कितना हुआ? 4 घंटा। 4 और 4 8। एनजीओ की गाड़ी 15 गाड़ी घूमती है। गाड़ी वाला आया कचरा निकाल, सुबह 5:30 6 बजे से लेकर 12:30 तक कितना घंटा हो गया? 6 घंटा हो गया। फिर आपका 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक कितना घंटा हो गया? 4 घंटा हो गया। 6 और 4 10 और 8 घंटा वो जोड़े हम 18। अब आइए रात्रि में 9 बजे नवादा मोड़ झलुआ से आता है हमारा 10 सफाई कर्मी, रात्रि 9 बजे से लेकर 3 बजे भोर तक। तो 10 11 12 1 2 3 6 घंटा ही हो गया। 18 6 24 घंटा सफाई कर। इस तरह से जोड़िए ना भाई। 3 शिफ्ट में काम हो रहा है, 24 घंटा सफाई हो रही है। तो 24 घंटा अगर सफाई हो रही है, अभी विकास माली का ही लगातार एनजीओ, उनका भी एनजीओ काम कर रहा है कब से, और हर जगह उधर है सोनपुरवा में सफाई, तो फिर इधर बस स्टैंड सफाई हुआ, वार्ड नंबर 4 का ऊंचीरी में सफाई, मदरसा वगैरह में सफाई की चर्चा हो रही। तो इतना सफाई आप लोग करा रहे तो फिर इन लोगों को कहाँ से कचरा मिल जा रहा है? फिर अब बात बता रहे हैं। आप डेली नहा रहे हैं ना, आप डेली नहा रहे हैं, आप घर में डेली झाड़ू लगा रहे हैं। कचरा तो रोड पर का बात छोड़ दीजिए, रोड पर का कचरा का बात छोड़िए। घर में अगर आप सुबह आपका घर में दिख भी नहीं रहा है, आप झाड़ू लगाइएगा तो इतना धूल देखिएगा कि नजर आएगा। मैट जो आपका रहता है आप उसको झाड़िएगा तो देखिएगा कि इतना धूल निकल गया। घर की बात कर रहा है, ये तो पूरा 40,000 जनता चल रही है। आज छोड़ दीजिए झाड़ू, आप कल देखिए कि फिर वहां पर अंबार लग गया। ये तिवारी रेस्ट हाउस के पास आइए ना, यहाँ अरे यहाँ जो उमा तिवारी जी का घर है, सुबह उठ रहा है, दोपहर में उठ रहा है, रात में फिर कचरा। आर गुप्ता के पास देख लीजिए, डॉक्टर आर गुप्ता जो है वहां साई मोहल्ला का जो मोड़ है, वहां हमेशा रहता है। आप सुबह जा रहे हैं उठा दे रहे हैं, दोपहर में गाड़ी जा रहा है उठ जा रहा है फिर कचरा, शाम को आ रहा है गाड़ी उठा रहा है फिर कचरा, रात के जो सुपर आ रहे हैं वो उठा रहे फिर कचरा, सुबह देखिए कि फिर कचरा। बल्ली सालेने का मोड़ देख लीजिए आप, सुबह उठता है रात उठता है एकदम चिकन हो जाता है उसका। देखिए अब आप कह रहे हैं विकास माली, उन्होंने तुरंत सफाई किया, वीडियो का फोटो बनाया और अपने सोशल मीडिया पर डाल दिया। तो नगर पालिका भी अगर शुरू करे, एक दिन में 10 वार्ड, 21 वार्ड है, आज कौन दिन है? मंगलवार, तो मान लीजिए 1 से 10 वार्ड, बुधवार को 11 से 21, फिर गुरुवार को 1 से 10, फिर शुक्रवार को 11 से 20। 10 वार्ड में अगर वीडियो कैमरा चमकाया जाए, मोबाइल कैमरा चमकाया जाए, तो कहिए दिन भर में 40 को फोटो हम लोग डालते हैं। तो वो कब का डाले? झाड़ू किए और फोटो डाल दिए, 2 घंटा के बाद जहां झाड़ू करके गया जाके स्थिति देखिए तो अच्छा, फिर वही स्थिति वो ये कहाँ डाल रहे हैं कि देखिए हम झाड़ू देके गए फिर इतना गंदा कहां से आ गया, ये कहाँ डालते हैं वो? देखिए तो मतलब मेन विजन आपका है कि ये जो बार बार लोग जब तक हम जागरूकता वाला बात, जब तक हम नहीं सुधरेंगे जग नहीं सुधरेगा। पहले मुझे सुधरना होगा। एक व्यक्ति कंप्लेन किया हमारे पास, नाम नहीं लेंगे, वो जा रहे थे रोड पर, ऊपर से इतना बड़ा काला रंग का प्लास्टिक में
कचरा को बिगा गया और तुरंत सुपर रात के झाड़ू लगा के मैंने मेन रोड पास किया। और उसमें जब वो नीचे गिरा तो ट्रक का टायर ऐसा उड़ गया। तो हम लोग सोचे कि सारा टायर उड़ गया, लेकिन वहां टायर नहीं था, वहां पोलोथीन में कचरा था, उसमें नेनुआ तो माड़ तो भात फलान तो ढेकान सब कुछ जो है उसमें ही है। तो मेरा कहने का मतलब भावार्थ ये है कि हम आगे सफाई कर रहे हैं और आप उसको गंदा करें। तो 40,000 जनता का 40 स्वीपर क्या कर लेगा जब तक कि आप नहीं है। आप व्हाइट कपड़ा पहन के निकलिए, अब कोई क्या करेगा, कलम से आपको ऐसे छेद देगा, तो क्या कीजिएगा। तो उसके लिए शासक को गरम, तुरंत फाइन होगी। जब फाइन होगा, जब आपका पैसा जब टूटेगा घर से, तब आपको समझ में आएगा कि सफाई कर्मी क्या होता है। तो मेरा विजन है सबसे पहले गढ़वा शहर को स्वच्छ भारत तहत गढ़वा को चकाचक रखना। इसके अलावा और उसके बाद दूसरी प्रक्रिया है, गढ़वा शहर में आज सभी प्रकार का, जैसे कोई ठेला वाले हैं, खोमचा वाले हैं, उनके लिए वेंडिंग जोन का निर्माण करना। जो बेचारे कोई यहाँ खड़ा होते हैं, कोई वहां खड़ा होते हैं, कोई वहां खड़ा होते हैं, एक सुंदर सा वेंडिंग जोन बनाकर उनको हम लोग देंगे, जिससे कि उनको भी कभी मझिया मोड़ तो कभी रंका मोड़ तो कभी कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। लेकिन छोटे छोटे मुद्दों पर हम लोग को ध्यान आकर्षित करना है। बड़ा बड़ा कार्य गढ़वा में हो चुका, टाउन हॉल का निर्माण हो चुका, बस स्टैंड का निर्माण हो चुका, स्टेडियम का निर्माण हो चुका, इंडोर स्टेडियम का निर्माण हो चुका। तो जो गढ़वा शहर की खूबसूरती होती है उसकी निर्माण हो चुका। अब देखिए जैसे अभी मेरिन ड्राइव का आपने नाम लिया, तो इसको होना बहुत जरूरी है। उस पर हम लोग फोकस करेंगे, जोर डालेंगे कि उसका निर्माण हो। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है टंडवा का पीपा पुल बनाना। हाँ, जहाँ घटना 4,000 से ऊपर की जनसंख्या है, वहां लोग वहां से घूम कर जाते हैं। तो 2-3 जगह पूरे नगर परिषद क्षेत्रों में पीपा पुल का निर्माण कराना बहुत जरूरी है। एक टंडवा का पीपा पुल कराना, एक नगवा के पास पीपा पुल बनाना, एक दीपुआ के पास पीपा पुल बनाना। ये 3 हमारा सबसे जरूरी ये अति होगा और एजेंडा होगा। और गढ़वा में ड्रेनेज और सीवरेज नाली को लेकर बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। तो अभी तो नगर पालिका से जो नाली बन रही है वो ईंटे की नाली नहीं बन रही है। कहीं भी नाली बन रही है तो वो ढलैया हो रहा है और उस पर पट्टियां डाल के बन रहा है। देखिए सबसे बड़ा मुद्दा है नगर परिषद में, लोग कहता है कि टैक्स बढ़ गया, फलाना चीज हो गया, ऐसे हुआ। उसमें दो चीज याद रखिएगा कि नगर परिषद का कार्यपालक पदाधिकारी से लेकर जितने स्टाफ हैं, जितने स्वीपर हैं, जितने जेसीबी चल का पेट्रोल डीजल लगता है, जितनी गाड़ियां ट्रैक्टर का लगता है, सबका पैसा नगर परिषद को अपने पास से ही देना है। अच्छा, ये आपको जानकारी में है या नहीं है, इसकी जानकारी आप ले लीजिए। कार्यपालक पदाधिकारी का वेतन, सिटी मैनेजर का वेतन, अध्यक्ष उपाध्यक्ष का वेतन, वार्ड पार्षद का वेतन, जितने वहां कर्मी हैं उनका वेतन, टैक्स ही आता है। जितना टैक्स आप देते हैं उनसे उनका 20 से 25 लाख का भुगतान हर 29 दिन के बाद 30वां दिन होता है। अच्छा, वो गवर्नमेंट से वो नहीं आता, यही से इसी से जो होना है, बस इसी से। गवर्नमेंट से केवल क्या आता है, अब आप टाउन हॉल बना रहे हैं तो उसका पैसा आएगा, आप रोड नाली बना रहे हैं तो उसका पैसा आएगा। लेकिन जितना खर्चा ये सब देख रहे हैं, आप ट्रेड लाइसेंस जो दुकान का बनता है, जो टैंकर बुकिंग होती है, जेसीबी बुकिंग होती है, टैक्स होल्डिंग टैक्स से जो आता है, और प्रकार का फाइन ताइन से जो पैसा आता है, उससे आप सारे कर्मी को भुगतान देते हैं। अभी तो 2-3, 4 लाख 5 लाख रुपया कम देना पड़ रहा है, इसलिए कि 3 साल से अध्यक्ष उपाध्यक्ष और वार्ड पार्षद 3 साल से नहीं है तो उनका वेतन नहीं मिल रहा है। तो नगर परिषद में के पूरे झारखंड में ये नियम है, कोई पता कर लीजिए आप। चलिए, हम दो चीज, ये दो विजन आप बता दिए। इसके अलावा भी आपका कोई और विजन है जो अगला जीतते हैं तो आप करेंगे अगला बार?
नगर परिषद से संबंधित जितने भी विजन है, हाँ। जनता को जितने भी हमें फैसिलिटियां देनी है, पार्क का निर्माण हमको छोटे छोटे वार्डों में जहां पर जगह है वहां ओपन जिम का निर्माण। अच्छा, जिम का भी आपका प्लान है? अगला प्लान है मेरा कि छोटे छोटे जिम, जैसे टंडवा 4 वार्ड है, 4 वार्ड मिलाकर एक जगह कहीं जगह खोजकर उसको ओपन जिम खोल दे, कोई भी जा सके उसमें। छोटा सा पार्क का निर्माण कर दे, जिससे कि वहाँ के बच्चे लोग पार्क में अपना स्कूल से पढ़कर आए, चाहे बड़े बुजुर्ग जो भी लोग हैं, महिलाएं वहाँ गए और अपना ये करें। इस टाइप का हमारा विजन है। देखिए हमारा विजन बहुत है, इस बार और ज्यादा विकास का मुद्दा प्लानिंग मेरे अंदर है। और देखिए सबसे बड़ा मेरा मुद्दा और एक बात और है, 10 सालों में जनता जान जाती है, एक फोन आता है, मैं आपके सेवा में हाजिर रहता हूं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कह सकता है कि उन्होंने बुलाया और हम वहां नहीं गए। 10 सालों से मेरा ये काम है और आगे ये काम निरंतर चलता रहेगा। रात 12 बजे या 4 बजे भोर में हो, मैं नहीं देखता हूं। अच्छा, रात में आपको 12 बजे रात में कोई 10 बजे रात के बाद कोई फोन नहीं करता है, अच्छा कल बात करेंगे। 12 बजे रात में कोई फोन काहे करेगा? आई लव यू बोलने के लिए? नहीं ना, बहुत जरूर कोई आफत विपत में है, वो बेचारा कोई ना कोई दिक्कत में है, तभी आपके पास वो फोन कर रहा है। जरूर कहीं हॉस्पिटल का चक्कर है, कहीं कोई थाना पुलिस का चक्कर है, कहीं कोई आफत विपत, कहीं आग लग गया है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है। मैंने 12 बजे रात में किसी का फोन आना, इसका मतलब जरूर कोई आफत विपत है। तो अगर जनप्रतिनिधि अगर हम हैं और कोई रात में कोई आफत विपत्ति कह के थोड़ी ना आता है, ये दिन है कि रात। लेकिन रात में अगर फोन आपका नहीं उठा, आप जनप्रतिनिधि नहीं हो सकते। और इसका उदाहरण मेरा गढ़वा की नगर परिषद की जनता है। जब उन्होंने बोलते हैं कि संतोष जी में एक तो ये गुण जरूर है। अच्छा, तलाश टीवी के माध्यम से हम आप बाकी जनप्रतिनिधि जो भी आएंगे, अगर कभी हम ऐसा कोई डिबेट कराएं सबके साथ में या परिचर्चा कराएं, कभी कभी ऐसा भी हुआ कि हम पब्लिक को बैठा करके भी कराएंगे, तो पब्लिक वाली बात जो है, अगर दूसरे जनप्रतिनिधियों के आएंगे तो आप सहमत है इस तरह का डिबेट होना चाहिए? उन लोग के साथ भी करने के लिए आप रेडी हैं? बाकी को रेडी करना है वो अपना बताएंगे, लेकिन आप रेडी हैं इस मैटर के लिए अगर हम ऐसा कराना चाहें कभी तो? देखिए, जब आप बड़े बड़े चैनलों पर आज तक और भी चैनल, इंडिया टीवी, सबके पर डिबेट होता है, सारे पार्टी के लोग खड़े रहते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, लोकतंत्र ये खूबसूरती का ये हिस्सा है ये, और एक मर्यादा पूर्ण कहीं डिबेट हो तो मैं उसमें कहीं भी आने को तैयार हूं। और मर्यादित भाषा का जहां प्रयोग होता है, आप देख रहे होंगे आज क्या चल रहा है राजनीतिक में। हम ज्यादा तो कुछ नहीं बोलेंगे, मैं किसी पर कोई कमेंट टिका टिप्पणी गलत है। अब राजनीतिक में आए हैं तो झूठा ब्लेम मत लगाइए किसी पर, चाहे हम हो चाहे आप हो। और काम करने का तरीका अपना अपना अलग होता है। आज के डेट में कोई कह रहा है कि ये काम वो करा दे रहे हैं, उन्होंने देखिए ये काम कराया, तो बच्चे का जहां एडमिशन होता है ना, तो एडमिशन फीस बेसी लगता है, महीना रहता है 300 रुपया, लेकिन एडमिशन फीस 18,000 लगता है। क्यों? एडमिशन आज हो रहा है, तो कैसे लोग जानेंगे कि नगर पालिका का चुनाव आप लड़ रहे हैं? कोई कुछ लगाएगा, कोई कुछ करेगा, कोई वकील करेगा, तब ना जानिएगा कि भाई इनको नगर पालिका का चुनाव लड़ना है। जब तक कुछ नहीं दिखाइएगा तो कैसे जानेगा लोग? तो एडमिशन की तरह है वो। एक बार एडमिशन फीस आपको बेसी लगेगा ही, बाकी आपको 600 रुपया महीना चाहे 1000 महीना चाहे जो लगना है लगेगा। तो उसी तरह से अभी नगर परिषद में बहुत से लोग आने हैं और हमारे सभी छोटे भाई बड़े भाई लोग हैं। हाँ, हमने 2 चुनाव और लड़ा है, मैं लड़ा नहीं हूं। हाँ, मतलब श्रीमती पिंकी केसी लड़ी और उनके साथ और भी लोग चुनाव लड़े थे। माननीय
पूर्व अध्यक्षा श्रीमती अनीता दत्त जी भी लड़ी, राकेश बाबू सराफ भी लड़े, नंद कुमार भैया भी चुनाव लड़े, छोटू बाबू छोटू कैसे जी, हाँ वो भी लड़े जीबी थे। प्लाजा वाले लड़े। चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़े। यहां व्यक्तिगत खिंचाव होता है। हम अभी का जो माहौल देख रहे हैं, ऐसा चुनाव हम लोग नहीं लड़े थे। हम लोग किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप और प्रक्षेप का काम नहीं करते थे। यहाँ तो लोग मर्यादा भी फांग गया है। गलत गलत बातें उस पर अकलंक लगाया जा रहा है। जो काम आप नहीं कर रहे वो भी कहा जा रहा है कि फलाना व्यक्ति नहीं किया। आप बात समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। हाँ, जो भी समझना है समझे। हम लोग को भी डायरेक्ट क्या तो लोकतंत्र की ये खूबसूरती है। हाँ, ये सब लोग चुनाव लड़े, जिसकी मर्जी है वो स्वागत है, वेलकम है। आप किसी को रोक नहीं सकते हैं। एक छोटा से लेके बड़ा तक को हक है लड़ने का चुनाव। आप क्यों नहीं लड़ेंगे? लड़ सकते हैं, चलिए मतलब लेकिन एक मर्यादा पूर्ण। क्यों? इसी जगह पर मुझे रहना है, आपसे बात करना है। अब लड़ तो रहे भाई, समाज के लिए ही ना आपको आना है, तो सामाजिकता तो आपके अंदर होनी चाहिए। ये बात तो हम ही कहते हैं कि कोई व्यक्ति हो समाज के लिए, सब कोई, आप भी समाज के लिए चुनाव लड़े, लेकिन ये सब देखने को नहीं मिला। बहुत मर्यादा पूर्ण चुनाव हम लोग लड़े। एक दूसरे पर कीचड़ उठाने का हम लोग काम नहीं किया है। उतार चढ़ाव दुनिया का एक नियम है, सृष्टि इसीलिए बना है। लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप किसी पर इतना गंदा लांछन लगाइए, चाहे हम हो चाहे आप हो। आप हम पर लगाए या हम आप पर लगाए, ये गलत है। ये समाज का प्रतीक नहीं हो सकता है। चुनाव लड़िए, एक अच्छे माहौल में लड़िए, समाज के लिए काम कीजिए। और जनता मालिक है, जिसको जनादेश देगा वो आप प्रधान सेवक बन के काम कीजिए। सही बात है, ये होना चाहिए। जैसे ये नहीं कि चुनाव है तो इस तरह का चीज होके कि समाज में बड़ा, इस बार अभी पहले 1 हफ्ता 10 दिन से तो बहुत माहौल ऐसा हो गया गढ़वा का, मैंने पूरा देश में यहाँ का बदनामी हो गया है। नहीं ठीक है, पूरे देश लेवल क्या पे। कहा? हाँ, अभी तो आप चुनाव जीते भी नहीं हैं। आगे जनता मालिक है, जिसको जनादेश दे, जिसको आशीर्वाद दे, जनता मालिक है। सही बात है। चलिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद संतोष जी। हम खैर सिर्फ यही अपील करेंगे, आगे हम डिबेट रखेंगे और ये बात शर्त रख के रखेंगे कि भाई मर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए अगर डिबेट में शामिल होना चाहेंगे कोई, और कभी कभी जनता के साथ दूसरे जनप्रतिनिधि जो भी होंगे, आप जैसा बोल रहे हैं, अगर वो लोग भी उसी मर्यादित भाषा में आने के लिए रेडी होंगे, क्योंकि हम तो पहले शपथ करा लेंगे भाई कि थोड़ा भी गलत बोलिएगा तो भैया ब्लेम सीधे आप पर जाएगा। सार्वजनिक मंच पर हाँ, जनता के लाभ के लिए, जनता के फायदे के लिए, जनता के विश्वास के लिए हम हमेशा आने को तैयार हैं। कभी भी कोई भी सेवा देने को तैयार हैं, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप देख रहे थे तलाश टीवी, और जो है संतोष केसरी, जो निवर्तमान अध्यक्षा जो है नगर परिषद का, पिंकी केसरी के पति हैं। और मैं भी कि अब 4 दिन के बाद एक खुलासा हो ही जाएगा कि पिंकी केसरी लड़ेंगे या कि फिर ये लड़ेंगे। 4 दिन के बाद पता चल पाएगा। और बहुत सारे मुद्दों पर हमने चर्चा किया। अब नगर पंचायत का, नगर परिषद का जो चुनाव होना है उसको लेकर तो लगातार माहौल बना हुआ है। तलाश टीवी पर हमेशा इसी तरह का कार्यक्रम अभी देखने को आपको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।